हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 9 में हार्दिक स्वागत है। आज हमारी ये इस चैप्टर की 5वीं क्लास है। इस चैप्टर की 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। वो क्लासेस आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। आज हमारे चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है संवेग सर्षण का नियम। इस क्लास में हम इसी नियम को अच्छे से समझेंगे और इसके महत्व को जानेंगे और इसको सिद्ध करके भी बताएंगे क्या वास्तव में ऐसा होता है भी या नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं हम संवेग सर्षण के नियम की। पहले जानेंगे कि ये क्या होता है। तो इस नियम के अनुसार यदि किसी समूह में वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगा रही है, समूह में यदि वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगा रही है अर्थात उनके बीच क्या हो रही है, पारस्परिक क्रिया हो रही है, तो पारस्परिक क्रिया के पहले और पारस्परिक क्रिया के बाद, ऐसे मान लो कि दो वस्तुओं के बीच में समझ लो टक्कर हो रही है, तो टक्कर के पहले और टक्कर के बाद उनका जो कुल संवेग है वो सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है या नियत रहता है। मतलब टक्कर से पहले जितना संवेग था उतना का उतना संवेग टक्कर के बाद भी रहेगा। तब जब उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो। शर्त क्या है कि उन पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो। ऐसी स्थिति में टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का कुल संवेग सदैव नियत रहता है। इसे ही संवेग सर्षण का नियम कहते हैं। ठीक, चलिए इसी बात को हम चित्र के जरिए भी समझते हैं। देखो यहां पर उड़ान के पहले और उड़ान के समय, तो उड़ान से पहले ईंधन का संवेग होगा जो इस दिशा में कार्य कर रहा होगा और उड़ान के बाद रॉकेट का संवेग होगा जो इस दिशा में कार्य कर रहा होगा। तो ये दोनों संवेग, उड़ान के पहले का संवेग और उड़ान के बाद का संवेग, ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, दूसरा उदाहरण ये देखो, जैसे दो गेंदें हमने ली है ए और बी। समझ लीजिए इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, टक्कर। तो टक्कर के पहले की स्थिति ये है, टक्कर के समय की स्थिति ये है बी वाली, और टक्कर के 50 वाली स्थिति कौन सी है, ये सी वाली स्थिति है। तो टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के 50 का संवेग आपस में कैसे होंगे, बराबर। ये कौन कहता है, संवेग सर्षण का नियम। चलिए इसी बात को आगे हम अब प्रूव करके भी बताते हैं कि क्या ये बात सही है या नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है कि हमारे पास समझ लीजिए दो गोले हैं, एक ए और एक बी। ये ए गोला है और एक कौन सा है, बी गोला है। इनके द्रव्यमान कितने हैं, पहले का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है। ठीक, प्रारंभिक वेग, पहले गोले का प्रारंभिक वेग u1 है जो यहां पर आपको दिख रहा है, और दूसरे गोले का प्रारंभिक वेग कितना है, u2 है। ठीक, दोनों के बीच में टक्कर का जो समय है वो कितना है, t समय है। टक्कर के पश्चात समझ लीजिए एक गोले का अंतिम वेग v1 हो जाता है और दूसरे गोले का वेग कितना हो जाता है, v2 हो जाता है। ये हमने उदाहरण लिया समझने के लिए कि दो गोले हैं a और b, ए का द्रव्यमान m1 और प्रारंभिक वेग u1, दूसरे गोले का द्रव्यमान m2, प्रारंभिक वेग u2। टक्कर कितने समय तक हो रही है, t समय तक टक्कर हो रही है। फिर टकराने के बाद पहले गोले का द्रव्यमान v1 हो जाता है, वेग v1 हो जाता है, और दूसरे गोले का अंतिम वेग कितना हो जाता है, v2 हो जाता है। तो ये जो स्थिति है ये टक्कर के पहले की स्थिति है, ये टक्कर के समय की स्थिति है, और ये वाली स्थिति टक्कर के बाद की है। तो हमें बताना है कि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का संवेग बराबर है या नहीं है। ठीक है, ये दूसरा उदाहरण और भी है, इससे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर भी हमने वही बताया है, टक्कर के पहले की स्थिति, टक्कर के समय की स्थिति और टक्कर के पश्चात की स्थिति। तो चलिए इसको समझते हैं। अब देखो अगर हम बात करें गोला ए की, तो संवेग का सूत्र क्या होता है, P = mv। क्या होता है, P = mv। तो अगर हम पहले गोले के संवेग में परिवर्तन की बात करें तो पहले गोले का द्रव्यमान कितना है, m1, और वेग में परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो पहले गोले का अंतिम वेग कितना था, v1, और प्रारंभिक वेग कितना था, u1, तो v1 माइनस u1। ठीक, ये हो गया गोला ए के संवेग में परिवर्तन। ठीक, उसी तरह गोले बी के संवेग में परिवर्तन, तो द्रव्यमान कितना है, m2, ये द्रव्यमान है m2। वेग में परिवर्तन, तो अंतिम वेग v2 माइनस प्रारंभिक वेग u2, तो v2 माइनस u2,
ये हमने कर लिया गोला बी के संवेग में परिवर्तन। अब टक्कर कितने समय तक हो रही है? टी समय तक। तो ए के संवेग परिवर्तन की दर निकालनी है, तो हमें किससे भाग दे दिया? हमने इसके संवेग में जो परिवर्तन हो रहा था उसमें समय से भाग दे दिया। ठीक उसी तरह बी के संवेग परिवर्तन की दर निकालनी है, तो बी का संवेग परिवर्तन क्या था? m2 गुणा v2 माइनस u2। इसमें हमने किसका भाग दे दिया? समय का भाग दे दिया। ठीक है, अब देखो, अब गोला ए के द्वारा गोला बी पर जो आरोपित बल है वो कितना होगा? F इक्वल टू m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी। कौन से नियम से? गति के दूसरे नियम से, कि संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के क्या होती है? समानुपाती। तो संवेग परिवर्तन की दर कितनी है पहले गोले के लिए? m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी, ये वाले। ठीक है, और बल का मान एक गोला किस पर बल लगा रहा है? बी पर लगा रहा है। ठीक, तो ये होगी पहले गोले पर आरोपित बल का मान। ठीक उसी तरह दूसरे गोले के द्वारा पहले गोले पर आरोपित बल, तो दूसरे गोले के संवेग में परिवर्तन की दर ये वाली m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी, और इसमें बल कहां लग रहा है? बी के द्वारा ए की तरफ बल लगाया जा रहा है। ठीक है, ये हमने निकाल दिया गति के दूसरे समीकरण से कि संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के क्या होती है? समानुपाती। तो हमने पहले संवेग परिवर्तन की दर निकाली और फिर उसको बल के सामने रख दिया। पहली स्थिति में ए गोला बी पर बल लगा रहा है और दूसरी स्थिति में बी गोला ए पर बल लगा रहा है। अब हम जानते हैं गति के तीसरे नियम से कि जब दो वस्तुओं के बीच में क्रिया होती है तो दोनों बल, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल, एक दूसरे के कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं और कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। तो उसी बात को हमने यहां पर लिखा है। तो दोनों बल आपस में बराबर है, तो ए के द्वारा बी पर लगने वाला बल बराबर है बी के द्वारा ए पर लगने वाले बल के। ठीक है, तो देखो ए गोले के द्वारा लगाए जाने वाला बल कितना था? m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी, और दूसरे गोले के द्वारा लगने वाला बल कितना था? m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी। तो देखो टी से टी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो पहले हमने m1 का v1 के साथ गुणा कर लिया, तो m1 v1, फिर m1 का u1 के साथ कर लिया तो m1 u1, फिर m2 का v2 के साथ कर लिया तो m2 v2, फिर m2 का u2 के साथ कर लिया तो m2 u2। ठीक है, तो हमारे पास अब सूत्र क्या बन गया? m1 v1 माइनस m2 v2 बराबर m1 u1 माइनस m2 u2। तो टक्कर के पूर्वक गोलों का कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद गोलों का कुल संवेग, ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर है ना? m1 v1 माइनस m2 v2, और यहां पर m1 u1 माइनस m2 u2, हमने इसको इधर पक्षांतरण करा लिया और इसको इधर पक्षांतरण करा लिया, तो बन गया m1 v1 माइनस m2 v2 बराबर m1 u1 माइनस m2 v2। तो टक्कर से पहले का कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कुल संवेग सदैव कैसा रहता है? अपरिवर्तित और संरक्षित रहता है। शर्त क्या है? कि इस पर कोई भी अन्य बाहरी बल कार्य नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये संवेग संरक्षण का नियम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी पूरा हो रहा है आज। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दे। अगली क्लास में हम इसके पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और उसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभ दिन।